गाड़ी चाहे कोई भी लेना, मैं बताता हूँ उसको प्रीमियम कैसे बनाना है। अच्छा, हमने ना एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था कि अब इसमें 8 स्टेप सीवीटी आपको मिल जाता है, ठीक है। हाईवे पे जब हम थे तो जब मैं इसकी 100 की क्रूज़ की स्पीड रख रहा था तो गाड़ी का दिमाग कह रहा था कि इसको हम 7th स्टेप पे रखते हैं। अब चलिए थोड़े से नेगेटिव्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब एक ऐसा फीचर जो मैं आराम से कह सकता हूँ आपको किसी ने नहीं बताया, एक प्रीमियम फैमिली कार जिसमें सेफ्टी भी हो और फीचर्स भी और स्पेस भी बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है यार ये, लेकिन जब से लॉन्च हुई है दी ऑल न्यू Hyundai वर्ना, ये सब पॉसिबल हो गया है। हमने इसे एक्सपीरियंस किया 2000 किलोमीटर्स, अच्छे से ऑब्जर्व किया, टेस्ट भी किया, और यही ऑब्जर्वेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ, मेरा भी और आज का हमारा टॉपिक है लिविंग विद द ऑल न्यू Hyundai वर्ना। वैसे तो वरना में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन पहले अपनी ऑब्जर्वेशन ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एडैस के बारे में मैं कहना चाहूँगा। एडैस ना इसके क्योंकि रेडार बेस्ड है, मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो ऐसा है कि लेन कीप असिस्ट मेरा यहाँ पर फेवरेट है, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली एक्यूरेसी के साथ काम करता है, एक चीज़ हो जाती है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, उससे बहुत हेल्प होती है आपको। बिकॉज चाहे एकदम से कोई ब्रेक लगाए या कई बार आपका ध्यान नहीं रहता, कोई लेन स्विच करके इधर आ जाता है, तो क्रूज कंट्रोल भी लगा होगा तो वो ब्रेक तो ऑटोमेटिकली लगेगी ही। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी गाड़ी की ड्राइविंग को सेफ्टी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और एडैस में क्या होता है कि यूजुअली कुछ कार्स में ऐसा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि 90-95% एक्यूरेसी रहती है, लेकिन वरना में टचवुड अभी तक 100% एक्यूरेसी रही है, चाहे वो मार्किंग्स को लेके हो, चाहे वो लेन फॉलोइंग असिस्ट को लेके हो, चाहे वो हाई बीम असिस्ट को। बिकॉज हमने जितना इसको चलाया है ऑलमोस्ट उसके सारे एडैस फीचर्स टेस्ट हो गए, इवन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी, और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी टेस्ट हुई है। रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो क्योंकि वैसे ड्राइव कर रहे थे वो, तो इसलिए कह रहा हूँ कि डेफिनेटली एडैस में तो बहुत अच्छी तरीके से सारे फीचर्स काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो इसकी सस्पेंशन है ना, ब्रांड ने थोड़ी सी स्टिफर साइड पे रखी है। हार्ड है, स्टिफ नहीं होता, उनको हार्ड आ जाती है, आवाज़ तो थोड़ी सी करती है अनफॉर्चुनेटली, बट क्या है कि ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं ना तो नीचे लग सकती थी, स्टेबिलिटी में फ़र्क आ जाना था। तो पहले तो मुझे, जब मैंने थोड़ी गाड़ी चलाई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार, सस्पेंशन थोड़ी सी ना और कंफर्टेबल कुशनी सॉफ्ट होनी चाहिए थी। बट जब मैं इसे और रोड्स पे लेके गया, खड्डे आए, ख़राब रास्ते आए, गांव में भी हम इसको लेके गए थे, तब भी कहूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस क्योंकि सेडान्स की कम होती है और वरना भी एक सेडान है, तो थोड़ी सी स्टिफ रखनी सस्पेंशन ज़रूरी है। मोर ओवर अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती तो हाईवे पे हम इसे 120-130 में जब लेके जाते तो थोड़ी हिल नहीं थी, तो काफ़ी स्टेबल भी रहती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है और थोड़ी सी सस्पेंशन हार्ड है, बट अगेन स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हो जाता है ये। गाड़ी चाहे कोई भी लेना, मैं बताता हूँ उसको प्रीमियम कैसे बनाना है। आज हमारे पास है द इन्वॉल्व वन एलिमेंट्स का मीटियोर श्योर फ्लेवर। अब ये फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है ना, कुछ नहीं करना है, कार्ड लेना है, उसके ऊपर 1-2, पूरी गाड़ी में फ्रेगरेंस ऐसे स्प्रेड होती है ना, मतलब जस्ट अमेजिंग। एक तो देखो मेड इन इंडिया है, प्रीमियम लग्जरी ऑयल्स से बना है। हर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये कौन सा परफ्यूम है, तो आप सबको बता सकते हो कि इन्वॉल्व का परफ्यूम है। और वो यही नहीं कि सिर्फ मीटियोर श्योर है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे आपकी गाड़ी प्रीमियम हो जाती है। सो किस बात का वेट कर रहे हैं? 10% डिस्काउंट लेने के लिए कार गाइड कूपन कोड लगाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब चलिए थोड़े से नेगेटिव्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेरी तरफ से नेगेटिव ये आ जाता है कि जो फ्रंट सीट्स हैं, गुड क्वालिटी, कुशनिंग अच्छी है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो पैडिंग है ना वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। कुशनिंग जो है वो और की जा सकती थी। मैं बताता हूँ कैसे। डेली चला रहे हो 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत कंफर्टेबल राइड भी देती, बहुत कंफर्टेबल सीट्स भी हैं। बट जब आप 400-500 किलोमीटर की ड्राइव करते हो ना, तो आप और आपका को ड्राइवर थोड़ा सा थक जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि फ्रंट सीट्स की जो पैडिंग है, कुशनिंग है, वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। हालांकि जो रियर सीट्स की क्वालिटी, कुशनिंग, पैडिंग, रिक्लाइन एंगल वगैरह वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप रियर सीट्स पे ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ भी पाते हो, ड्राइव नहीं करनी ना, कोई टेंशन नहीं रहती। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है फ्रंट सीट्स की कुशनिंग थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी।
दूसरा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि जो वायरलेस चार्जर कंपनी प्रोवाइड करती है, अगेन पॉजिटिव ये कि देती है, मिलता है आपको वायरलेस चार्जर, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा ही स्लो है और वो हीट भी करता है आपके फ़ोन को। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा वेंट दे देते या चार्जिंग स्पीड थोड़ी और इंक्रीज़ कर देते तो वो यूटिलिटी फीचर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता। अभी ये है कि एटलीस्ट आप अपना फ़ोन कहीं लेके जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो चार्जिंग कम नहीं होगी आपकी, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी ही। तो ये बेनिफिट है, बट कहीं ना कहीं वायरलेस चार्जर थोड़ा सा स्लो लगता है। इतनी प्रीमियम गाड़ी में ये प्रीमियम फीचर थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। थर्ड आया था इसमें और प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। देखो टच स्क्रीन अच्छी है, ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स हैं, अलेक्सा से भी आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता तो है बट कनेक्टेड मिलता है। तो ये अगर यहाँ पर वायरलेस होता तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता। हालांकि यूज़र इंटरफेस, इनबिल्ट नेविगेशन, वो सब आपको यहाँ पर मिलता है, वॉइस कमांड्स भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं, बट अगेन कुछ चीज़ें आपको फ़ोन के साथ करनी होती है तो वो आप हमेशा वायर लगाना प्रेफर नहीं करते, और वायर कहीं ना कहीं घूमती फिरती भी रहती है, तो उसकी वजह से वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले होता तो थम्स अप हो जाता। नेगेटिव्स हो गए, पॉजिटिव्स हो गए, यानी कि मेरे फेवरेट फीचर्स भी। एक एवरेज फीचर्स भी डिस्कस कर लें जो कि अच्छे हैं बट वैसे कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड अच्छे नहीं हैं। पहला आ जाता है इसके बोस के प्रीमियम स्पीकर सिस्टम, 8 स्पीकर के। मेरे हिसाब से नाम ज़्यादा बड़ा है कि 8 बोस सबवूफर, बट परफॉर्मेंस नहीं उतनी ज़्यादा अच्छे नहीं। इट्स अ गुड स्पीकर। सेगमेंट की बात करें तो टॉप 3 टॉप 2 में तो आराम से मैं कंसिडर कर सकता हूँ, बट अगर हम बोलें कि नहीं यार ये तो कमाल के हैं, माइंड ब्लोइंग है, नहीं वैसा कुछ नहीं है। अबव एवरेज मैं इनको ईजिली कह दूँगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, ठीक है। यार आपको एक अच्छा मतलब अगर आप बोस के ना लो, नॉर्मल लो, तो आप उसकी थोड़ी बहुत ही ट्वीक्स करके उसको एक गुड स्पीकर बना सकते हो। उसको और बेटर करना है तो बोस के ले सकते हो, बट जितना कंपनी हाईलाइट करती है, जितना इवन हम लोग भी कई बार कह देते हैं कि यार दिखने में टर्म शीट में लिखा हुआ है यार बोस के 8 प्रीमियम स्पीकर्स, तो ज़्यादा बड़ा लगता है। बट अगर हम उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ तो इट्स ओके, अबव एवरेज गुड है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे आप। ओवर रेटेड सा लगता है मुझे। अगला फीचर आ जाता है इसमें जो आपको, ठीक है, एक ही आता है फीचर में, एक बटन दिया है कि आप स्विचेबल क्लाइमेट कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? ये वाला जो पैनल आप पूरा देखते हो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अलग से बटन्स नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ यही है। अब इसी से आप एसी कंट्रोल करते हो, और यहाँ पर अगर बटन को प्रेस कर दो तो इसी से आप इसके जो जितने म्यूज़िक कंट्रोल्स हैं, रेडियो कंट्रोल्स हैं, वो यूज़ कर पाओगे। यानी कि ये वाला जो बटन है ये कॉमन है, जैसे इसको करोगे तो फाइल और ट्यूनिंग का करता है, जिससे आप अपने रेडियो को सेटअप कर सकते हो और यहाँ से वॉल्यूम और यहाँ स्क्रीन को ऑन ऑफ करना कर सकते हो। अब इसको आपने प्रेस कर दिया तो यही बटन आपका एसी का टेम्परेचर डाउन या अप करने के लिए होगा, और ये फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपको कम से कम बटन्स यहाँ नज़र आएंगे, बट नुकसान क्या हुआ कि थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैं इसको इतने दिनों से चला रहा हूँ, बट फिर भी मुझे एक बार देखना पड़ता है कि अच्छा ये कौन से मोड पे है और इसको कौन सा सेटअप यूज़ करना है, तो थोड़ा सा और एफर्ट लगता है। बट आई एम श्योर एक बार आप गाड़ी परचेज़ कर लोगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आदत आपको पड़ जाएगी। बट हाँ, नए पर्सन के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये क्रिएट करता है, बट अपनी चीज़ बेनिफिट है। यहाँ पर एटलीस्ट आपको कोई भी बटन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जिससे एसी भी और आपका म्यूज़िक कंट्रोल सब यहीं से कंट्रोल हो जाएंगे। उसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग, देखो अच्छी बात है कि कंपनी दे रही है, लेकिन सिर्फ इतनी जगह पे ही दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है, तो दैट्स अ गुड एंड बैड थिंग बोथ। साथ के साथ सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये एक एवरेज चीज़, इसमें कोई कमी मेरी तरफ से नहीं है। इस सेगमेंट में सनरूफ मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, पैनोरामिक तो एक्सपेक्ट भी नहीं हम करते। आपको एक सनरूफ मिल जाती है जो कि वॉइस इनेबल्ड है, जिसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर सिर्फ हम ड्राइव की बात यहाँ पर करें, दिस इज़ द 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 115 PS के बाद 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके आपको देता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाती है इस इंजन की कि ये रिफाइंड बहुत है यार, मतलब एक तो फालतू की आवाज़ नहीं करता, ऑब्वियसली जब आप रेव करोगे तभी करेगा, बट उसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है विद द ड्राइविंग, एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप पावर चाहो तो कुछ इस तरीके से आपको पावर भी मिल जाती है। नो डाउट टर्बो चार्ज जितनी पावर नहीं मिलती, बट जितनी चाहिए होती है उतनी तो मिल ही जाती है। बट थोड़ा सी एक चीज़ और है कि अब क्योंकि ये CVT है तो कहीं ना कहीं पावर थोड़ी सी डिले आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो रबर बैंड इफेक्ट आपको फील होगा। बट बात वही फिर आ जाती है कि जब ये पावर लेती है, यानी कि 2500 RPM के बाद इसको एक फिर भी कांस्टेंट पावर मिलने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, जैसे अभी 1700 है, ठीक है, 3 2 1 गो, 3000 2500 3000 क्रॉस हुआ, फिर इसको पावर मिलनी शुरू हुई। थोड़ा लेट आती है, थोड़ा सा लेट, बट जब आती है तो
आवाज़ भी करती है और पूरी एक्सप्रेशन भी आपको प्रोवाइड करती है। अगेन टर्बो चार्ज वाली नहीं, बट एटलीस्ट जब आपको चाहिए ओवरटेक करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो। हाँ, इसी प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करना है, आपको लगता है कि यार मुझे रबर बैंड इफेक्ट भी कम चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, पैडल शिफ्टर्स है ना, यहाँ पर आपने गियर डाउन किया और फिर रेस्ट दी, तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर पाओगे, तो वो आपको ज़्यादा यूनिफॉर्म तरीके से मिल जाती है। दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल योर CVT व्हीकल। अगर पैडल शिफ्टर्स आते हैं, तो नहीं आते तो आप यहाँ से इसको राइट पे स्विच करो, अपने हिसाब से मैनुअल जो है ट्रिप्टॉनिक्स की मदद से आप इसकी गियर चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगी कि कंपनी ने CVT होने के बावजूद इसमें थोड़ी सी आपको सोल्यूशन भी दे दिए हैं कि अगर आपको इसको थोड़ा सा और बेटर बनाना है और जल्दी क्विकर रिस्पॉन्स चाहिए तो पैडल शिफ्टर्स यूज़ करो, ठीक है कि नहीं। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट, इस वाले पर्टिकुलर इंजन के साथ ना आपको 22.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हमने अचीव की हाईवे पे, जब हम इसकी माइलेज निकालना चाहते थे और थोड़ा बहुत हार्श। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पे 3 लोग टोटल गाड़ी में थे और फुल्ली पैक्ड गाड़ी, बूट स्पेस भी फुल पैक्ड और सामान सीट के ऊपर भी रखा हुआ था, तो उसके बावजूद हमें 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिली। अब अगर आप इसको सिटी में लेके जाते हो तो 17 से 18, जब मैंने इसे दिल्ली शहर में पूरा चलाया, ट्रैफिक में भी और हाईवे मिक्स चलाया, तब मेरे को 19 आई, बट शहर में मेरे को 16-17 आराम से मिली, ऑल थैंक्स टू द ऑटोमेटिक जो आपको मिल जाती है आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। तो उसकी मदद से कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी माइलेज मिलती रही। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बाकी इंजन्स। DCT अगर आप लेते हो तो उसमें माइलेज थोड़ी सी डिफर कर जाती है। सिटी में आपको 14 से 15, हाईवेज पे 20 किलोमीटर पर लीटर, बट पावर उसकी बहुत अच्छी मिलती है अगेन। लेकिन उसका अगर आप पावर मोड यानी कि स्पोर्ट्स मोड यूज़ करोगे, आप उसको हार्शली चलाओगे जिस चीज़ के लिए वो इंजन बना है, तो उसकी माइलेज थोड़ी कम और हो जाएगी, मतलब वो 10 से 12 की किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फिगर वो आ जाएगी। बट अगेन जिन लोगों को चलानी है, जो लोग कार एंथुसियास्ट होते हैं, वो फिर नहीं सोचते कि भाई मुझे माइलेज चाहिए, उनको तो फिर पावर चाहिए और वो मिल जाती है उस इंजन में। ये थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है कि इसकी मेंटेनेंस कम है, इनिशियल कॉस्ट इसकी आपको कम पे करनी पड़ती है, 1,20,000 का फ़र्क है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और साथ में आपको माइलेज भी ज़्यादा मिल जाती है। बट अगेन थोड़ी पावर कम है, बट ठीक है, कुछ चीज़ें इधर बेनिफिट, कुछ चीज़ें इधर बेनिफिट। फिर आता है इसमें डीजल इंजन। हाँ, जो लोग कहेंगे कि इसमें डीजल इंजन आना चाहिए था, मैं कहूँगा नहीं, ज़रूरत नहीं है यार, इतनी अच्छी माइलेज ही पेट्रोल में भी दे रही है। फिर आप डीजल लोगे, उसके पैसे भी ज़्यादा पे करोगे, प्लस उसकी फिर 10 साल की रजिस्ट्रेशन का रहेगा, और इतनी रनिंग किसी की होती नहीं कि उसके लिए एक्स्ट्रा पे करें जस्ट फॉर एक्स्ट्रा माइलेज और थोड़ी सी टॉर्क, तो वो थोड़ी सी चीज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि फिर तो पेट्रोल टर्बो है ही है, जिसको पावर ज़्यादा चाहिए तो वो ले, जिसको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो वो दोनों के साथ खुश रह सकता है बहुत ईजिली, मतलब वो ठीक रहते हैं। डीजल की रिक्वायरमेंट ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होती। कोई SUV होती है ना जिसमें डीजल आता ही नहीं, तब हम कहते हैं कि यार माइलेज के लिए चाहिए डीजल, बट वरना में मुझे नहीं लगता डीजल की कोई भी रिक्वायरमेंट है। अब एक और बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग। वैसे तो मैं तो यही मानता हूँ कि यार जब आप 10 लाख से ऊपर की कोई गाड़ी ले रहे हो ना, उसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स होनी ही चाहिए। इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती, आपको मिल जाती है इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स। और रही बात DCT वेरिएंट, अगर आप इसका परचेज़ करते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो इसके टर्बो चार्ज वाले वेरिएंट के साथ, तब आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। वो भी ठीक है, एटलीस्ट उसमें मिल रही हैं, बट इसमें भी मेरे ख्याल से ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स तो होनी ही चाहिए थी। ये तो मेरा मानना है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। बट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ गुड ओवरऑल। वरना के साथ ये ज़रूर है कि कंफर्टेबल राइड मिल जाती है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाह सकते हो, जल्दी थकने वाले नहीं हो, 500-600 किलोमीटर तो आराम से जाओगे, और आप पीछे बैठ गए फिर तो 1000 किलोमीटर तक कोई उठाए भी ना, तो आप सोते सोते जा सकते हो आराम से, कुछ नहीं पता लगता, काफ़ी कंफर्टेबल राइड हो जाती है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें हैंडलिंग की, तो वो भी मुझे लगता है कि स्टीयरिंग का वेट इज़ सुपर फाइन, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको कंट्रोल्ड वे से मिल जाता है इसका स्टीयरिंग और हैंडलिंग, फीडबैक, और कहीं ना कहीं आपको रोड जो है वो फील होती है, वो सस्पेंशन की वजह से। बट हाँ, फीडबैक अगर स्टीयरिंग का अच्छा आ जाए ना, तो उससे आप गाड़ी से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हो, तो आपकी कनेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है इस गाड़ी के साथ। मतलब मुझे ऑनेस्टली वरना चलाने में बहुत अच्छी लगती है, मैं आराम से कहीं जितना मर्जी मेरे से चलवा लो, ये गाड़ी में चला सकता हूँ। ये हो गई, और भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं ऐसी, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ ये है, बट हाँ, ये भी वन ऑफ देम है। अच्छा, हमने ना एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था कि अब इसमें 8 स्टेप CVT आपको मिल जाता है, ठीक है। हाईवे पे जब हम थे, तो जब मैं इसकी 100 की क्रूज़ की स्पीड रख रहा था, तो गाड़ी का दिमाग कह रहा था कि इसको हम 7th स्टेप पे रखते हैं, और इसने वैसा रखा भी। तो 7th स्टेप होने के साथ साथ, एक सेकेंड, हाँ, 7th स्टेप होने के साथ साथ
मैंने सोचा नहीं यार, आरपीएम के हिसाब से ना 8th स्टेप होना चाहिए। तो मेरी और वरना की लगी शर्त। मैंने क्या किया कि पहले 40-50 किलोमीटर चलाया 8th स्टेप पे और उसकी माइलेज निकाली, और फिर मैंने इसको नॉर्मल ड्राइव मोड पे रखा, जहाँ पर इसने वरना ने खुद ही अपने आप 7th गियर ही रखा 100 की क्रूज़ की स्पीड पे, और तब माइलेज निकाली। अब मैं रिज़ल्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी स्माइल से थोड़ा पता लग ही गया होगा। और अगर आप उस रिज़ल्ट को देखना चाहते हो और कितना डिफरेंस आया वो देखना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स चेकआउट करना ना भूलें। हमने वहाँ पर अपलोड किया है कि कितना डिफरेंस आया है। मैंने जब खुद माइलेज आया निकालनी चाहिए और जब गाड़ी ने अपने हिसाब से गियर चेंज किया तब। कुछ इस तरीके से इसका एडस भी काम करता है, ये देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेक्ट करके हल्का सा स्लो भी कर देता। हाँ, अगर वो रिक्शा ब्रेक लगाता तो डेफिनेटली वो ब्रेक भी लगा लेनी थी इसने। और अभी मैंने इसकी सेटिंग नॉर्मल रखी है। 1-2 सेटिंग्स आती हैं एडस की, एक आती है नॉर्मल कि थोड़ा डिस्टेंस रखूँ मैं, और डिस्टेंस ना रखूँ, और एक होता है कि थोड़ा अर्ली डिटेक्शन करके अर्ली ब्रेकिंग लगा ले। तो ये 2 ऑप्शंस आती है। तो अर्ली वाला रखूँगा तो ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट करेगा, उतनी जल्दी ब्रेक लगाएगा या उतनी जल्दी ये एक्शन लेगी। तो ये मैंने नॉर्मल पे रखा है। तो इसी तरीके से क्या है कि जंक्शन ट्रैफिक पे भी ये देखता है, मैं टर्न लूँ या कोई और सामने आ रहा हूँ तब भी डिटेक्ट करेगा, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो। एनिमल्स नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, छोटे। एक बार काऊ जैसे सामने आई थी तो हम चेक कर रहे थे उस चीज़ को, तो वो उसको डिटेक्ट कर रहा है। बट ऐसे देखो, टेस्ट आपने नहीं करने, ठीक है ना। हम बड़े कंट्रोल्ड वे में टेस्ट करते हैं, वो सब एमरजेंसी केसेस में काम आए एडस फीचर्स, और मतलब उसी में आने चाहिए। तो प्लीज़ प्रॉमिस करो ऐसे खुद नहीं टेस्ट करने कि किस पे काम कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी आपके लिए, बने रहो हमारे साथ। वरना के ऊपर या किसी और गाड़ी के ऊपर इस तरह का एक्सटेंसिव लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन सी गाड़ी के साथ देखना चाहोगे, तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं फेवरेट फीचर्स की। पहले तो ये ड्यूल स्क्रीन डिज़ाइन। यहाँ पर आपको बड़ी 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स, सब म्यूजिक कंट्रोल सब यहीं पर मिल जाता है। क्रिस्प, ब्राइट इनफ एंड गुड क्वालिटी, रिस्पॉन्सिव भी प्रॉपर रहती है। इस तरफ देखेंगे तो आपको सेमी डिजिटल सिस्टम मिल जाता है, बीच में 4.2 इंचेस की कलर्ड MID, और साथ में आपको मिल जाता है डिजिटल फॉरेस्ट के, जो कि ड्राइव मोड से चेंज भी हो जाता है, जिसका कलर वो भी काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है और आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी बेटर बना देता है, और कहीं ना कहीं फुल्ली डिजिटल की एक एहसास दिला देता है। बीच में जो आपको स्क्रीन मिलती है उस पर आपको एडा से लेके स्पीड लिमिट तक, साथ में रेंज कितनी रह गई, क्या माइलेज आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मुझे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लगी कि यहाँ पर ना मिलती हो, सब मिलेगा आपको। छोटी सी स्क्रीन पे कस्टमाइज़ करते रहो, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाता है बहुत ईजिली। इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि जब आप इसके नेविगेशन यूज़ करते हो, चाहे इनबिल्ट वाली करो चाहे आप नॉर्मल करो, GPS के साथ कनेक्ट करके ये आपको उस रोड की स्पीड लिमिट भी बताता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। 60, 70, 50, 100, 120 जो भी हो यहाँ पर भी डिस्प्ले करेगी और आपको MID पे भी डिस्प्ले करेगी। हाँ, कभी कभी वो जैसे अभी ये रोडा में एक सर्विस लेन पे है, यहाँ पर नहीं है कोई स्पीड लिमिट, यहाँ पता नहीं है, होती तो है ही है कि 40-50 पता है कम रखनी स्पीड, तब यहाँ पर वो स्पीड लिमिट नहीं दिखाता। बट जिस रोड की कंपैरेटिवली से सेट रहती है तो वहाँ पर पूरा लिख के आ जाता है, वेदर यू आर कनेक्टेड विद योर फोन और नॉट। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी। अगला आता है प्रीमियम मटेरियल्स। यहाँ पर देखेंगे तो सॉफ्ट टच, बढ़िया क्वालिटी, गियर नॉब का डिज़ाइन सब बढ़िया। इवन डैशबोर्ड भी आपको एक प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल का फील देता है ये हार्ड प्लास्टिक बट लुक्स वेरी गुड। इवन फिट एंड फिनिश के ऊपर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से काम किया है, तो आपको जहाँ पर भी मटेरियल, जहाँ पर भी आपका हाथ टच होगा ना, आप कहोगे हाँ भाई गाड़ी प्रीमियम तो है। उसके बाद अगला आता है साउंड्स ऑफ नेचर। अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग साउंड्स ऑफ नेचर यूज़ किए हैं रेनी के लिए। अब क्या है कि ये मूड लाइट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए तो बहुत अच्छे है, बट दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही है कि कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सिंग है। तो मैं कहूँगा ज़्यादा मत सुनना भाई, क्योंकि नींद भी आ सकती है इसको अगर आप सुनोगे तो। आपको बीच बीच में सिद्धू मूसेवाला, करण औजला या अखियाँ गुलाब लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है कंफर्ट के लिए फीचर्स जो दिए गए, आर्मरेस्ट हो या फिर लेदरेट फिनिशिंग या कंफर्टेबल सीट्स। मेरा फेवरेट आ जाता है वेंटिलेटेड सीट्स एंड हीटेड, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। गर्मियों में भी ये गाड़ी आपका साथ देगी और सर्दियों में भी। जैसे LIC कहते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसका भी है सीट्स ऐसी कि गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दोनों टाइम आपका पूरा साथ देने वाली हैं ये। अब जो ये ड्राइवर सीट है ये आपको 6 पे एडजस्टेबल मिल जाती है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकली स्लाइड, रिक्लाइन कर सकते हो, और 2 वे मैनुअल, यानी कि हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअल तरीके से करनी पड़ेगी। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको। अब एक ऐसा फीचर जो मैं पक्का कह सकता हूँ आपको किसी ने नहीं बताया,
वो आ जाता है एक वार्निंग सिस्टम की यूटिलिटी। मैं देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी में ADAS है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं और आपको मल्टीपल वार्निंग्स आती हैं जब आप ड्राइव करते हो, कोई भी दिक्कत आए तो, ऐसे नहीं। तो उस केस में क्या, सपोज आप गाने सुन रहे हो, गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, गाने चल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, अब वार्निंग आई तो क्या होगा, म्यूज़िक कम होगा और बीप बीप की साउंड होगी, यानी कि वार्निंग अलर्ट जो है वो मिलेगा। बट कंपनी कहती है यार वो अलर्ट सारे लोगों को क्यों मिले, तो उन्होंने क्या किया कि म्यूज़िक जब वो डाउन करते हैं तो सपोज एक नंबर में आप तरह से 100% पे आपका म्यूज़िक चल रहा है, जब वार्निंग आई तो सारा म्यूज़िक 50% डाउन हो गया और वो वार्निंग सुनने लगी, लेकिन ड्राइवर का वो म्यूज़िक 25% तक डाउन हो जाएगा और कम हो जाएगा ताकि मुझे वार्निंग वो ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे। अटेंशन टू डिटेल देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मुझे पहले नहीं पता था, बट जब हमने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया तो समझ आ गई। वरना जैसी गाड़ियों की स्पेशलिटी है स्पेस। सेगमेंट का सबसे ज़्यादा लंबा व्हील बेस यानी कि लॉन्गेस्ट व्हील बेस जो है वो इसी गाड़ी का है, जिसमें आपको स्पेस बहुत अच्छी मिल जाती है। अब ये वाली सीट मैंने ऑलमोस्ट पूरी पीछे कर रखी है, फिर भी मुझे नी रूम और लेग रूम मिल रहा है। और रियर सीट्स की सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सेडान्स में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि अंदर कैबिन ऐसे कम होती है स्पेस, तो उसकी वजह से अगर आपका पैर बहुत बड़ा है तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता, बिकॉज उसमें गैप उतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए सीट आपको थोड़ी ज़्यादा आगे करनी पड़ती है। और अगर आगे बैठ गया 6 फुट का, पीछे बैठा 6 फुट का, तभी उनको पैरों की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और अगर 5, 6, 7 का आगे को बैठा तो थोड़ी सीट अपनी और आगे कर लेगा, तो पिछला 6 फुट वाला आराम से रिलैक्स करेगा। हाँ, मैं 6 फुट का नहीं हूँ, माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे, एंड मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ पाता हूँ और रिक्लाइन एंगल इज़ जस्ट सुपर। भाई बैठते ही नींद आने लग गया, मेरी आंखों से जज कर पा रहे होगे। और साथ में साउंड्स ऑफ नेचर लगा लो, फिर तो भाई पक्का सो गए। पूरी मेडिटेशन, पूरी आपको स्पा वाला फील आ जाता है और आप उसे अच्छे से रिलैक्स कर पाते हो। अब देखो सेडान है तो थोड़ा हेडरूम तो कम रहेगा ही, बट कंफर्ट और कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए सनशेड भी मिल जाता है रियर में। हाँ, साइड्स पे नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, बट रियर में आपको मिल जाता है। तो इससे मेरे को वैसे हालांकि रियर वाले सनशेड उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज ड्राइवर के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है पीछे इसकी वजह से। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका क्या ओपिनियन है रियर सनशेड को लेके, कमेंट करके ज़रूर बता देना। वैसे ऋषभ भाई, रिव्यू तो बढ़िया बन गया, लेकिन आपको क्या लगता है प्राइस सही है? बेस वेरिएंट, मिडिल वेरिएंट, ये वाला वेरिएंट, ये टॉप वेरिएंट, कौन सा लेना चाहिए? और वैसे प्राइस जस्टिफाइड है? व्हाट डू यू थिंक? देख ऋषभ, वैसे तो मैं कहता हूँ हर गाड़ी का बेस वेरिएंट जो होता है सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होता है, बट अगर वरना के केस में मैं बात करूँ ना, तो इसका SX वेरिएंट एक कमाल का वेरिएंट है। मोस्टली आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, प्राइस भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। और हाँ देखो, बेस से तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट ज़रूरत के फीचर्स मिल जाते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं टॉप वेरिएंट भी ले सकता था। अगर वो भी ले लोगे तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, आप खुश हो जाते हो। बेस वेरिएंट 11 लाख हो जाता है। ये वाला SX ऑप्शनल IVT है तो 16.23 लाख के आसपास पड़ता है। इसका टर्बो पेट्रोल लोगे जिसमें ऑल ब्लैक डिस्क ब्रेक्स, रियर में जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर है, और ऑफ कोर्स टर्बो इंजन मिल जाता है 7 स्पीड DCT के साथ, तो वो 1,20,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो उस इंजन, उस परफॉर्मेंस, उस एक ड्राइवेबिलिटी के लिए जो आपको फन टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड करता है। सो मेरा मानना होगा कि SX वेरिएंट ले सकते हो तो ले लो, अगर बजट अलाउ करता, नहीं तो बेस वेरिएंट ले सकते हो। अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो आप टर्बो ही लेना, उसके अलावा और कुछ सोचना भी मत, टॉप वेरिएंट ले लेना आराम से। ठीक है, फिर समझ आ गया सब? कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना हम दोनों से। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू Hyundai Verna लिविंग विद द एक्सपीरियंस, तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर व्हीकल, और इस रिव्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Until then, drive safe, take care, love you guys, bye bye.